हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और EMRS का सिलेबस मेरे पास कई कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे और कह रहे थे कि मैम जो EMRS का सिलेबस है, ये जो भर्ती निकली हुई है, इसके लिए जो PGT और TGT हिंदी का सिलेबस है उस पर आप एक बार विस्तार से वीडियो बनाइए। और कल मैंने लाइव क्लास ली थी तो मैंने आप सभी से कमेंट भी किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाकर डालूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम PGT हिंदी का सिलेबस देखेंगे और EMRS की जो भर्ती निकली हुई है उसी के लिए है ये PGT हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं कि सिलेबस आप देखना चाहते हैं EMRS का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। इसकी जो PDF है मैं वहाँ पर डाल दूँगी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो दोस्तों एक बार जल्दी से इस पर बातचीत कर लेते हैं और ये भी बताएंगे साथ साथ कि हमने अपने चैनल पर क्या पढ़ा रखा है और क्या मैंने पढ़ाना शुरू कर रखा है। तो इसमें सबसे पहला ही पार्ट है खंड का इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। अब यहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यही आपके चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी में यही सिलेबस होता है, बस उसके टॉपिक का कंटेंट जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब इसमें आदिकाल से सबसे पहला ही पॉइंट है आदिकाल से रीतिकाल। तो मैंने कल ही शुरू किया है आदिकाल और उसकी एक वीडियो मैंने डाली थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा, इस पर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ से देखना शुरू कर दें अगर आप अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हैं। तो ये मैंने वीडियो डाली थी स्पेशल TGT PGT एस्टेट के लिए, क्योंकि TGT PGT एस्टेट का भी वही सिलेबस है सारा। तो जो LT वाला स्टूडेंट है जो मुझे बार बार कह रहे थे कि मैम LT वाला के लिए भी आप हिंदी का सिलेबस बताइए, तो वो आज ये मैच कर लें कि आपका सिलेबस मैच करता है या नहीं करता है। तो आदिकाल से रीतिकाल के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव। देखो, जब मैंने लाइव क्लास ली थी तो मैंने बताई थी कालगत परिस्थितियों का मतलब होता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भक्ति काल की प्रवृत्तियां पढ़नी है और वैसे ही आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है। और अगर इनकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सारी प्रवृत्तियों पर वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है। प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अच्छा, अंतर्गत कालगत परिस्थितियां मतलब उस समय की कैसी परिस्थितियां थी। जैसे भक्ति काल की मैं बात करूं तो वह उस समय हमारे देश में जो मुस्लिम था उसका बाहुल्य था। इस प्रकार से बताना है कि उस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। और ये आती है आगे प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, अब ये टॉपिक है ना, भाषा शैली वगैरह साहित्यिक विशेषताएं, ये आपको ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन जब एक काल विशेष की प्रवृत्तियां आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस काल की क्या साहित्यिक विशेषताएं थी, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और भाषा शैली का मतलब ये कि हर कवि के बारे में जैसे पूछ लेते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आदिकाल से रीतिकाल तक का मैंने सारा बिल्कुल अशोक तिवारी की बुक से और जो मेरे पास और अदर बुक हैं उनमें से जो अच्छा कंटेंट था वहाँ से मैंने टॉपिक लेकर और ये सारा पढ़ा रखा है। हिंदी साहित्य बिल्कुल संपूर्ण, और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी TGT PGT एस्टेट के नाम से, आप देख सकते हैं वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और नए सिरे से मैंने अभी पढ़ाना शुरू कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आदिकाल के अंतर्गत आपको कौन कौन से कवि पढ़ना है: चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति। अमीर खुसरो पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक है ये, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल रखी है, विद्यापति की अलग से डाल रखी है और चंद्रबरदाई की अलग से डाल रखी है। ये तीनों टॉपिक आपको ऑलरेडी जो है चैनल पर मिल जाएंगे। तो आदिकाल के अंदर ये पढ़ना है। अब आप ना आदिकाल के अंदर इतना ही पढ़ेंगे तो सिलेक्शन की आप थोड़ी सी उम्मीद जो है कम हो जाती है। आदिकाल के अंदर जो कुछ दिया गया है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सूत्रपात, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। उसके बाद आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर आपको क्या पढ़ना है: निर्गुण भक्ति धारा, सैगुण भक्ति धारा, ये दोनों पढ़नी है। अब यहाँ पर संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा नहीं दे रखी है,
तो आप ना पढ़ें। लेकिन जो बच्चा ये चाहता है कि मेरा तो 100% सिलेक्शन हो और उसने अगर ये संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ रखा है तो वो इसे भी ज़रूर रिवाइज कर ले, क्योंकि हमने संपूर्ण भक्ति काल अपने चैनल पर करवा रखा है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रही हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। उसके बाद जो टॉपिक मैं बता रही हूँ इस काल के कि इसमें ये भी टॉपिक है, उसको आप बाद में पढ़ लें। तो आदि काल के अंतर्गत आप इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति काल के अंदर 2 ही काव्य धारा पढ़नी है। अच्छा 2 क्या, इसके अंदर सारी आ गई। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आपका संत काव्य और सूफी काव्य आ जाता है, और उसके सैगुण काव्य धारा के अंदर आपका राम काव्य और कृष्ण काव्य आ जाता है। तो सारा भक्ति काल आपको पढ़ना है। और यही कवि हैं, इन सभी कवियों की मैंने रचनाएं सन के साथ, और ये भी सारी कवियों की रचनाएं मैंने सन के साथ जो चैनल पे डाल रखी हैं। उसके बाद आगे आता है रीति काल, और रीति काल का मैंने बताया था 3 प्रमुख धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यही मुख्य हैं और यही मुख्य रूप से कवि हैं। बस आपको इनकी रचनाएं करनी हैं। ये जो प्रमुख जैसे कवि हैं, ये कवि कौन रीतिबद्ध के अंदर आता है, कौन रीति सिद्ध के अंदर आता है और कौन रीति मुक्त के अंदर आता है, ये सब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रीति काल के अंदर पढ़ना है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। उसके बाद आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंदर वही है युगीन परिस्थितियाँ, मतलब उस समय जिस समय आधुनिक साहित्य, आधुनिक काल का साहित्य लिखा जा रहा था तो समाज का परिवेश कैसा था, साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी। इन टॉपिक की आप चिंता ना करें, इनके ऊपर मैं बिल्कुल, और मेरे पास कमेंट भी आया कि मैम इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो इन पर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। मुख्य विचारधारा क्या थी, मुख्य साहित्यकार कौन कौन थे, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, तो ये मैंने नहीं डाल रखा है, इस पर मैं डाल दूंगी सारी वीडियो। उसके बाद आधुनिक काल को जो विकास क्रम के हिसाब से फिर से कई भागों में बांटा गया है, और सबसे पहला आता है भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लें। भारतेंदु युग के अंदर आपको पढ़ना है हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, इनके सभी रचनाएं पढ़नी हैं। उसके बाद है द्विवेदी युगीन महावीर प्रसाद, यानी कि द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसके अंदर आपको श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध और मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है। छाया, इसका मतलब इनकी रचनाएं पढ़नी है, बस आपको उन रचनाओं का जो विषय वस्तु है वो पढ़नी है। उसके बाद आता है छायावाद, और छायावाद के अंदर 4 ही कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पढ़ना है। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद के अंदर पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की रचनाएं पढ़नी है। और ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल इसके हिसाब से करवा दूंगी, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है ये। प्रयोगवाद के अंदर मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन। प्रयोगवाद के अंदर जो है 3 सप्तक थे, तीनों सप्तक के जो कवि हैं, तो यहाँ पर तीनों सप्तक के अगर कवि करे तो 21 कवि हो जाते हैं, लेकिन आपको कौन कौन से कवि पढ़ना है, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी को पढ़ना है। उसके बाद आता है नई कविता, और नई कविता के अंदर कौन कौन से आपको कवि पढ़ने हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह की रचनाएं। ये सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। उसके बाद है गद्य साहित्य के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, मतलब यही है कि गद्य विधाओं का प्रारंभ कब से हुआ, कौन से काल से शुरू हुआ, उसका विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में गद्य भी लिखा गया और पद्य भी लिखा गया था। तो गद्य के अंतर्गत देखते हैं अब प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये मैंने बताया वही प्रवृत्तियाँ हैं इस काल की भी, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। अब इसके अंदर आपको निबंध पढ़ना है, कथा साहित्य मतलब कहानी पढ़नी है, उपन्यास पढ़ने हैं, और नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। अगर ये वाला जो पार्ट आप चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ये सब आपको एक एक टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद आगे आता है
वैसे लंबा है क्योंकि एक एक अक्षर जो है ना सिलेबस में खोल खोल कर बता रखा है। फिर आता है हिंदी साहित्य, तो इसमें काव्य साहित्य पर आधारित, ये काव्य पर आधारित है। अभी हम गद्य के बारे में बात कर रहे थे इससे जस्ट पहले। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं दो विषय परक प्रश्न। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। अब कवि कौन से, जो आपको अभी इससे पहले कवि दिए गए थे, जैसे कि कवि दे रखे थे आधुनिक काल के अंदर जो कवि थे, रीतिकाल के अंदर जो कवि थे और आदिकाल के अंदर जो कवि थे। इन कवियों के बारे में आपको कुछ भी पंक्तियां दे देंगे और उस काव्यांश पर आधारित आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न। तो ये प्रश्न आपसे पूछ, भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि कुछ अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो उसमें कोई इस तरीके से खास प्रश्न नहीं बनते हैं, ये सिर्फ आपके सिलेबस को बढ़ाने के लिए है। शिल्प सौंदर्य में पूछ लेते हैं कि अलंकार है, समास है, भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद है अमीर खुसरो विद्यापति, यहाँ से ये था हिंदी साहित्य काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। यहाँ से तो पॉइंट 1 में क्या पूछेंगे आपसे, एक तो सप्रसंग व्याख्या और उसका भाव सौंदर्य पूछेंगे, दूसरा शिल्प सौंदर्य। अब भाव का मतलब ध्यान से सुने कि अगर किसी कवि की कोई पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव क्या निहित है वो आपको पढ़ना है। शिल्प सौंदर्य के अंदर हम बात करें तो शिल्प का मतलब है कि उस कवि ने उसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया है, किस प्रकार के सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम तद्भव शब्द पूछ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न शिल्प सौंदर्य के अंदर पूछे जाते हैं। आगे जो है अमीर खुसरो विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी, भारतेंदु, मैथिली, ये सारे आ गए हैं जो अभी तक हमने प्रगतिवाद तक पढ़े थे। संकेत दे रखा है एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। ठीक है, अब देखो इनकी कविताएं आपको ना इस टॉपिक में पजल्ड नहीं होना है। जब आप आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल करेंगे और उन कवियों की जब कविताएं कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका खुद ब खुद जो है ना तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्य लेखकों, ठीक उसी प्रकार से जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ भी आपके सारी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि काव्य में पूरा हो जाएगा उसी प्रकार से। अब प्रश्न नंबर सिलेबस में पॉइंट नंबर 3 पर क्या है, कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औदित्य पर आधारित एक प्रश्न जिनके 5 भाग होंगे। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। ठीक है, कवि और लेखकों के व्यक्तित्व, जैसे कि हम जीवन परिचय नहीं लिखते थे 9th 10th 11th 12th में, तो उनका जो जीवन परिचय में वही सब आ जाता है कि उनकी रचनाएं कौन सी हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, ये सभी हम जीवन परिचय के अंदर पढ़ते हैं और उनके व्यक्तित्व के अंदर पढ़ते हैं। तो इनसे संबंधित यानी कि वो सारे जब आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के सभी कवि आप ढंग से कर लेंगे तो ये भी आपका वहीं से हो जाएगा। उसके बाद खंड ख में क्या क्या आएगा, व्याकरण आएगा। व्याकरण के अंदर एक भी टॉपिक आपका नहीं बचता है, लगभग व्याकरण यहाँ पर कंप्लीट जो है दिया गया है सिलेबस में। शब्द विचार एवं शब्द भंडार, अब शब्द भंडार हमने सारा पढ़ा रखा है। अभी मैंने शब्दावली डाली थी, वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आपके शब्द भंडार के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, शब्द भेद पढ़ने हैं, अर्थ, रचना या स्रोत या प्रयोग की दृष्टि से। देखिए अगर शब्द विचार देखें तो शब्द के भेद बताए गए, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से कौन से हैं। तो एक सिंपल सा टॉपिक है और ये एक 20-25 मिनट की वीडियो है, ये मैंने बनाकर डाल रखी है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है शब्द भंडार में क्या क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थक, शब्द युगम, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने ना ये पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ा रखा, आप एक बार वीडियो खोल कर देखें एस्टेट वाले स्टूडेंट के लिए।
सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय रहते हैं। समास मैं दोबारा से अच्छे से करवा दूंगी एक बार फिर से, उसमें थोड़ी सी शायद नॉर्मल वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने बहुत अच्छे से और रिसेंटली कुछ ही महीनों में मैंने पढ़ाए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है पद विचार। तो इसके अंदर पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पद बंध के भेद, प्रयोग और पद परिचय। तो पद का मतलब पद विचार, ये सारे टॉपिक आपके पद विचार के अंदर आ जाएंगे। तो विकारी और अविकारी लेकर चलते हैं। तो विकारी के अंदर पद आ जाते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया, ठीक है, और अविकारी के अंदर आपके अव्यय वगैरह ही आ जाते हैं। तो ये सारा ही व्याकरण का टॉपिक है। उसके बाद वाक्य विचार। तो वाक्य संरचना, फिर वाक्य के भेद हैं, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, फिर वाक्य परिवर्तन करने हैं। जैसे सरल वाक्य दे दिया, उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करवा लिया, संयुक्त वाक्य देकर मिश्र में करवा लिया। वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, ये सब है। वाक्य का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ये वीडियो भी मैंने बनाकर डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लगभग हफ्ते 10 दिन का टॉपिक है। तो ये मैंने इतने अच्छे से उस पर नहीं पढ़ा रखा है, क्योंकि अब जब आपका कमेंट आएगा संधि वगैरह के लिए तो मैं करवा दूंगी। अपठित बोध में क्या आएगा? काव्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे कोई आपको अपठित कोई पंक्तियां आपको दे देंगे और उसमें से प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद है गद्यांश, भी इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। अब इसी में व्याकरण के अंदर पॉइंट नंबर 3 में क्या है? समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सर्जनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। गद्यांश, साहित्य और वर्णात्मक, इसमें 1 मिनट में देख लेती हूँ व्याकरण के अंदर क्या है। व्याकरण 1 पॉइंट के अंदर तो आपका व्याकरण दे दिया पूरा, जैसे यहाँ व्याकरण दे दिया, यहाँ पर अपठित बोध ये काव्यांश पर आधारित था क पॉइंट के अंदर तो, और ख के अंदर ये गद्य पर आधारित है, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, किसी भी विषय पर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है काव्य शास्त्रीय अध्ययन। अब यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र आ जाता है। ये काव्य शास्त्र मैंने अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है, आप बिना सोचे समझे एक एक वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साहित्य का इसमें अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य ये नहीं मिलेगी आपको वीडियो। साहित्य की विधाएं, तो ये विधाएं मैंने, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा था, इस पर भी मैं आपको डाल दूंगी वीडियो बनाकर। रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में, ये बिल्कुल टॉपिक एज इट इज़ मैंने करवा रखा है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। काव्य गुण, प्रसाद, ओज और माधुर्य, 3 ही पढ़ने आपको, ये भी बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। काव्य दोष, इन पर एक वीडियो है और काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। छंद तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में ही वीडियो देखते ही समझ आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। उसके बाद अलंकार, अलंकार की रिसेंटली मतलब 1 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने बिल्कुल ट्रिक के साथ अलंकार की वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अभी। और बाकी अगर आपको न्यू तरीके आप फिर से चाहते हैं कि मैम अभी फिर से पढ़ाएं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब आता है अव्यक्ति और माध्यम का। तो इसमें अव्यक्ति और माध्यम की एक पुस्तक है जो 11वीं और 12वीं की क्लासेस में लगती है, लेखन कौशल और पत्रकारिता। अब इसमें पत्रकारिता के संबंधित विषय प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार। अगर आप ये अव्यक्ति और माध्यम पूरी जैसे इसमें दे रखा है तो ये कुछ अलग टॉपिक है, लेकिन ये तो चैप्टर है सेम टू सेम। साक्षात्कार वाले पे भी एक चैप्टर है, तो ये भी मैंने ऐसे डाल रखा है। अव्यक्ति और माध्यम पूरी पढ़ा रखी है, लेकिन रिपोर्ट क्या होती है, आलेख क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, फीचर लेखन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और वैसे ये वैसे टॉपिक हैं, लेकिन इससे प्रश्न आपसे पूछेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे। तो एक बार आपको ना ये टॉपिक ऐसे हैं कि अगर एक बार आप गूगल से सर्च करके भी इन टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है और यहीं पर शायद सिलेबस ख़त्म हो जाता है हमारा, और भी बचा है थोड़ा सा, ये और देख लेते हैं। दूसरा है व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न पूछा जाएगा।
व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं। देखो ये ना एक एक टॉपिक वाइज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस आपको दे रखा है तो इनकी जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही एक आध प्रश्न बनेगा, तो इसके पीछे आप ना उलझें। जो हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उन्हें आप अच्छे से कर लें। ठीक है। कार्य सूची तैयार करने का नमूना, ये भी आप देख सकते हैं अव्यक्ति और माध्यम के अंदर एक चैप्टर है, वो मैंने पढ़ा रखे पूरे अव्यक्ति और माध्यम के अंदर। प्रयोजन मूलक हिंदी अपने आप में 1-2 पैराग्राफ का टॉपिक है। ठीक है। व्यवहारिक हिंदी इनका डाल देंगे, अगर ये मैंने नहीं डाल रखा है यहाँ से आपको बताऊं तो अव्यक्ति और माध्यम तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है 11वीं और 12वीं की, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा रखी है, लेकिन ये टॉपिक मैंने नहीं डाल रखे हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है सृजनात्मक लेखन। इसमें मतलब क्रिएटिव, आपको कोई टॉपिक है जैसे आपकी सूझबूझ पर आधारित, इस तरीके से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन, इनसे संबंधित दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण। हाँ, ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम का है, तो आप इसे पढ़ ले। ये सारे चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम से ही हैं, ये मैंने पढ़ा रखे हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो ये आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बेस्ड प्रश्न होगा, इस पर से एक प्रश्न, और आप इसका आंसर कर देंगे। विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय प्रश्न। वार्तालाप की दक्षता के विकास, वार्तालाप मतलब बातचीत में आप कितने दक्ष हैं। विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी या कविता लेखन। ठीक है। इस तरीके से इनसे प्रश्न तो क्या ही बनेंगे आपके, कोई एक आधा प्रश्न आपके इन सारे टॉपिक में से हिस्से आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल विस्तार से जो है पीजीटी हिंदी का सिलेबस आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो पर डे की वीडियो मैं यूट्यूब पर डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ऐसा ना हो कि आप बेल आइकन पर प्रेस ना करें और जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन ही आप तक ना पहुँचे, तो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।